साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग फिर से प्लेटफॉर्म वाले रुक्मणी प्रकाशन का एनटीपीसी सीबीटी 2 का 17 जनवरी 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आए हैं। मैथ का सारा सॉल्यूशन, और सारा का सारा इस ढंग से कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, कितना समय बचाना है, कहाँ से मतलब किस तरीक़ा से कर लेना है, कहाँ ऑप्शन देखे और आंसर मारे, सारा का सारा चीज़ हम लोग सिखाएंगे। कल एक शिफ्ट हो चुका है 17 जनवरी 2017 का पहला शिफ्ट, और आज है दूसरा शिफ्ट। देखिए कंटिन्यू ऐसे चलते रहेगा। सारा का सारा 9 शिफ्ट था, 9 शिफ्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा। बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न थोड़ा लिखूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। 10 है, 8 है, 15 है, 12 है, के है और 25 है, और इन सब का एवरेज दिया हुआ है 12। ठीक है, तो इस के का मान निकालना है। ठीक है, एक बात बताइएगा, एवरेज का मतलब क्या होता है? हम आपको क्या बताएं? एवरेज का मतलब होता है ना, सब के पास बराबर बराबर बराबर। मतलब 12 अगर एवरेज है तो सब के पास 12 12 12 12 12 है। सब के पास कितना है? 12 12 12 12 12 ही है। उसी को तो एवरेज कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है। ये 25 है, सबको 12 बनाएंगे। ये 25 है, यहाँ से 13 ले लिए हम, 12 बन गया ना। 13 मेरे पास है। ठीक है, ये 12 है, छोड़ दीजिए। इससे भी 3 ले लिए, ये भी 12 बच गया। तो मेरे पास 13 और 3 16 हो गया। 16 में से अगर इसको 4 दे दे तो ये 12 बन जाएगा। 4 दे दिए, मेरे पास कितना बचा? 12। 12 में से 2 इसको दे दिए तो मेरे पास कितना बचा? 10। तो 10 तो इसके पास है, तो ये के का नंबर कितना कर दे कि ये भी 12 हो जाए? हम बोले के का मान 2 कर दीजिए तो ये भी 12 हो जाएगा। तो के इक्वल टू 2, आंसर खत्म। बस यही तो करना है। डायरेक्ट बनाइए, इसी तरीके से बनाइएगा। सब जोड़ के घटाना ये सब मत करिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है, खाली सॉल्व करना है आपको। यह एक डिवाइड p² बटे p + 6, उसके बाद है प्लस 6p बटे, सॉरी इसी में है 6p बटे p + 6, यही है, और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही है। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ आपको एग्जाम हॉल में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका सीधा में दिया हुआ है। आप लोग जब कॉपी में पेज में उतारेंगे ना तो सीधा ऐसे उतारेंगे, समझ में? अब देखिए नीचे में खाली सॉल्व करना है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही रह जाएगा, p + 6। ऊपर में करेंगे तो p² + 6p होगा। आइए तो ऊपर में 1 है। ठीक है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि p कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बटे p कॉमन ले लिए अगर, तो यहाँ हो गया p + 6 और नीचे है p + 6, यही ना है जी। तो ये कट गया, तो 1 बटे p आंसर। ऊपर 1 नीचे p, खत्म। यही तो है। आपको क्वेश्चन लाइन बाई लाइन दिख रहा है, लेकिन आपको जब कॉपी में उतारना है, वहाँ पे पेज में उतारना है, तो इस तरीके से उतारना है ताकि 2 बार मेहनत ना करना पड़े। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है सवाल में। 169 × 121। अब देखिए डिवाइड दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा 11 × 13, क्योंकि डिवाइड बॉडमास के हिसाब से, बॉडमास रूल के हिसाब से डिवाइड पहले करते हैं। उसके बाद है -3। ठीक है, बस कुछ नहीं। ये हमको दिखता है 13 × 13 है ना, 11 × 11 है ना, और वही नंबर तो नीचे भी दिया था। 1 13 से 1 13 खत्म, 1 11 से 1 11 खत्म। 13 × 11 करना है, कुछ नहीं करना है। 3 4 1 143 होता है, उसमें से 3 घटा देंगे तो मेरा 140 आंसर। समझ में आया? बस। अब देखिए अगला सवाल। जिन बच्चों का एनटीपीसी सीबीटी 2 है, जिसका 1 क्लियर हो गया और 2 अपना तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मतलब कि एकदम अच्छा है ही उनका, क्योंकि हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का ही प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों का ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा का सारा सवाल आप अभी कर लेते हैं तो ग्रुप डी में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, एकदम 100%। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। 3 मित्र अमर, अकबर, एंथनी, क्या नाम है? हम बोले अमर, अकबर और एंथनी। ऐसा नाम लिखिएगा ना शॉर्ट में कि समझ में आए आपको, बस पूरा नाम मत लिखिएगा। के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में बांटा गया। इसको 3, ये 4 और इसको 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिली है, अकबर को अमर की अपेक्षा, ये देखिए 50 चॉकलेट अधिक मिली है, 50 चॉकलेट, लेकिन रेशियो बोलता है कि 1 रेशियो ज़्यादा मिला है। कितना? 1 रेशियो ज़्यादा मिला है। तो 1 रेशियो बराबर 50 दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया तो एंथनी को कितने चॉकलेट मिले? एंथनी को 5, तो 5 रेशियो बराबर 1 का मान 50, तो 5 का 250, बस खत्म। यही ना पूछा था, बस डायरेक्ट बनाइए।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान, ठीक है, ये देखिए ये है, वेरी गुड, इस 7 मीटर दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान है, 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, इसके आजू बाजू में एगो पथ है, ऐसे एगो पथ है, मतलब रास्ता है इसे, जिसका 3.5 मीटर लेंथ है, 3.5 मीटर, ठीक है। तो हम बड़ा वाला रेडियस को बोल सकते हैं 7 + 3.5 मतलब 10.5 मीटर बोल सकते हैं ना, बस। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये जो पथ है ये पथ का क्षेत्रफल निकालना है। और तो एक कॉमन सेंस से खाली जवाब दीजिएगा, ये बड़ा वाला सर्कल से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया घटा दे तो इसका नहीं निकल जाएगा, यही ना करना है, बस खत्म। ये बड़ा वाला को बड़ा आर कहते हैं, ये छोटा वाला जो 7 है इसको छोटा आर कहते हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं, हम कह देते हैं, बोलने का मतलब। तो एरिया का क्या फॉर्मूला, बड़ा वाला एरिया का क्या फॉर्मूला, बड़ा वाला सर्कल का, हम बोले कि सर्कल का तो एक ही को फॉर्मूला होता है एरिया का, πr², लेकिन यहाँ बड़ा वाला आर, बाहर वाला ले रहे हैं ना, तो πr², ऐसे लिखिए, ठीक है। इसमें से घटा देंगे छोटा वाला, हम बोले हाँ घटा दीजिए, हम बोले पाई या छोटा वाला r², बस बड़ा वाला के एरिया से छोटा वाला का एरिया घटा दीजिए, पथ का निकलेगा और किसका निकलेगा, बस पाई कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, बनाने में सुविधा होगा। ये r² मैंने 10.5 का स्क्वायर, हम बोले ठीक है 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर से माइनस करना है छोटा वाला r, पाई तो बाहर है, छोटा वाला r मतलब 7 का स्क्वायर, यही ना, इतना समझ में आया। अब देखिए 10.5 का स्क्वायर करना है, करेंगे कैसे, हम बोले 5 × 25 आपका हो गया 11 × 110, 2 अंक के बाद, मतलब कि 110.25 इसका हुआ। अब माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर मैंने 49, समझ में आया, तो 61.25 हो जाएगा, 61.25 इन दोनों को सॉल्व किए हैं, इसका स्क्वायर किए तो 110.25 आया, ठीक है, इसका स्क्वायर किए तो 49 आया, तो 49 एक 50 है 60 है, 61.25 आया घटाने का बाद। तो हम बोलेंगे पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7 गुना कितना है 61.25, समझ में आया, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 ठो पॉइंट वाला ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। हमने 3 × 6 = 18, 192 पॉइंट, एकदम आंख बंद करके मारिए, 192.5, 192.5 ऑप्शन से देख के हम मारे हैं, कारण है ये कटेगा नहीं, आंसर तो आएगा पॉइंट में, पॉइंट में 2 ही गो ऑप्शन है, एगो 300 है, एगो 192 है। तो हम देखते हैं अगर इसको 3 बार में भी काट देते हैं 21, 3 पॉइंट कुछ कटेगा, छोड़ दीजिए, हम माने कि 3 बार में कटेगा, तो 61 को जब 3 से गुना करेंगे तो 180-83 के करीब जा रहा है, 192 वाला आंसर, आंख बंद करके मारिए, यही तो एग्जाम हॉल में करना है। लड़का लोग इसको गुना करेगा, काटेगा, बस पीछे रह जाएगा, वही आपको करना है, यही स्मार्टनेस आपको सीखना है, सिर्फ इतना ही स्मार्टनेस चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें करना क्या था, हम तो देख के बता दिए कि पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन 192 होगा कि 346 होगा, ये कैसे डिसाइड किया, हम बोले कि लगभग 3 बार में कट रहा है, 3 पॉइंट कुछ, हम बोले 3 बार में कट रहा है, तो तीनों बार में कट रहा है, तो यहाँ 61 है, 61 से 3 को गुना करेंगे तो 183 के आसपास। अब पॉइंट में इधर भी है, पॉइंट में इधर भी है, मतलब 192 वाला आंसर, खत्म, मारिए आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, चावल की 2 किस्में ए और बी जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 210 रुपया और 280 रुपया है, ए है बी है, ये 210 रुपया का है, ये 280 रुपया का है। बोलता क्या है, रुपए प्रति किलो है को 3 और 4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, 3 और 4 के अनुपात में, मतलब ये वाला 3 किलो तो ये वाला 4 किलो में मिश्रित करेंगे, तो टोटल कितना हो रहा है पहले देख लेते हैं। हम बोले कि 630 रुपया का ई माल हुआ, आई मेरा हो गया 4 दूना 8, 8 चौके 32, मतलब 1120 रुपये का ई माल हुआ, ठीक है। मिश्रित किस्म को 260 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताए, 260 रुपये प्रति किलो, ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है मेरा, हम बोले कि 1750 रुपया का मेरा ये दोनों मिला के चावल हो रहा है 7 किलो, क्योंकि 3 किलो ही लिए थे, 4 किलो ही लिए थे, इतना तो समझ में आया। तो 7 किलो का दाम मेरे पास है क्योंकि अनुपात दिया हुआ था, और 260 रुपये प्रति किलो वो बेच रहा है, जिसमें प्रॉफिट भी है, मालूम नहीं कितना प्रॉफिट है। तो 1 किलो का अगर 260 तो ये भी 7 किलो अगर कर दे तो हम बोले कुछ नहीं, 7 दूना 14, 7 छके 42, 1820 रुपया, 1820 रुपया, 7 दूना 14, 1400 रुपया, 7 छके 42, 420, 1820 रुपया, ठीक है। इसको गुना किया 1820 रुपया आया, मतलब कि 7 किलो चावल मेरा क्रय मूल्य खरीदे हैं 1750 रुपया में, बेच रहे हैं 1820 रुपया में, तो फायदा तो सामने दिख रहा है। हम बोले 50 भी 70 रुपया का फायदा है, कितना पर, 1750 पर, और गुना 100,
यही ना निकालते हैं प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। इससे हम डायरेक्ट इसको पहले काट लेते हैं, हम बोले 4 बार में या 7 बार में, ये बोले 7 से 7 कट गया, 4% आंसर। 4% का फायदा है, समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 143, 77 और 121। 143, 77 और 121, इसका बोला है मौसा, HCF। समझ में आया? यही आपको निकालना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका बताया था कि गैप निकालिए हमेशा। कितना गैप निकालिए? हम बोले यहाँ से यहाँ का गैप निकाले, हम बोले हाँ, हम बोले निकालते हैं, चलिए 21 और 1 22, 22 आया। गैप कितना आया? 22 आया। मतलब कि अपना आंसर जो है वो 22 हो जाता, लेकिन यहाँ 77 है। दिक्कत नहीं है, 22 का ही कुछ दिया होगा आपको ऑप्शन में, हमको 11 मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलेगा, कुछ क्या 11 ही मिलेगा, 11 आंसर। आंख बंद करके ये सब आंसर बना सकते हैं। वो भी नहीं समझ में आया, एक काम करिए, इसको आप डबल कर सकते हैं, हम बताए थे ना, इसको डबल करके किसी के करीब ले जाइए, ये भी बताए थे। हम बोले 77 को अगर डबल करेंगे तो 7 14 4 हाथ में बचा 1, 7 14 154। अब इन दोनों का गैप ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तो इसका गैप लेंगे तो 11 का होगा, हो गया आंसर। HCF LCM के क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, समझ में आया? इसमें कुछ था नहीं, 11 आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 1 + 2/3। ये देखिए 1 + 2/3, ये दिया हुआ है ना, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 एकम 3 2 5/3। ठीक है, इसके जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/3। ठीक, उसके बाद है डिवाइड दिया 1 + 1/3, मतलब 1 + 1/3, तो हम डायरेक्ट ले 3 एकम 3 1 4/3, डायरेक्ट 4/3 लिख सकते हैं बस। फिर डिवाइड दिया है, अब लिखा है 2/3 + 1, 2/3 + 1, 3 एकम 3 2 5, 5/3 लिख सकते हैं ना बस। तो 5/3, कुछ मत करिए, थोड़ा सा ये आप डायरेक्ट बना सकते थे, ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे। हम 5/3 लिखे, ये जो डिवाइड था उसको गुना करके डायरेक्ट 3/4 लिखे, इसको भी गुना करके 3/5 लिखे। ये सब डायरेक्ट आप कर सकते थे। पहला पेपर में जो लिखते हैं ना, यही लाइन लिखते हैं, समझ में आया? ये देखिए 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 3/4 आंसर। समझ में आया? डायरेक्ट बनाइए, यही सब तो NTPC पूछा है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक धनराशि 8% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपया है तो दूसरे वर्ष का ब्याज राशि कितना होगा? कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। अगर हमसे पढ़ते हैं लगातार तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये 2 साल है मान लीजिए, ठीक है, 8% का रेट से, 8% के रेट से पहला साल 72 रुपया मिला है, ये पहला साल आई, दूसरा साल, पहला साल में 72 रुपया मिला है। तो एक बात आपको पता होगा, जो पहला साल में 72 मिला है तो दूसरा साल में ये 72 तो मिलेगा ही, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज। और दूसरा साल में क्या होता है ना, इस पहला साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, यही तो पढ़ा रहा हूँ इतने दिन से। तो इस 72 का भी तो 8% हमको मिलेगा, समझ में आया? बस। तो इसका 8% कितना होगा? हम बोले 72 का 8% कैसे निकालेंगे? हम बोले 10%, आइए 1%, मतलब कि 0.72 मेरा 1% है, तो 8% चुपचाप गुना कर दीजिए। हम बोले 16 का 6 हाथ पे बचा 1, और 56 1 57, और 2 अंक के बाद आपका पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 5 रुपया 76 पैसा 8% है, 5 रुपया 76 पैसा। आपसे पूछा है ना कि दूसरे साल में ब्याज कितना मिलेगा? हम बोले दूसरे साल में सिर्फ यही मिलेगा, 72 + 5.76, तो हम बोले 72 + 77.76। देखिए आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, समझ में आया है कि नहीं है? हाँ, 1 नंबर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है? अरे समाप्त हो रहा है मतलब कि जैसे कि 1/6 है, इसको 6 से 1 को डिवाइड करके देखिए कट रहा है कि नहीं। हम बोले कभी नहीं कटेगा, एक बार में 6, फिर 4 बचेगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, और फिर 6 चलते चला जाएगा, नहीं कटेगा। उसी तरीक़े से 10/3 भी नहीं कटेगा, उसी तरीक़े से 1/11 भी नहीं कटेगा, उसी तरीक़े से 17/25 कटेगा, ये कट जाएगा। यही मेरा आंसर। पॉइंट दे के 0 लगा दे अगर, तो 25 से हम अगर कर दे 6 बार में 150, फिर बचा 20, और यहाँ 0 लगा दिए तो 8 बार में कट गया। समझ में? यही खाली बताना था, शांत दशमलव कौन सा है। अगला सवाल देखिए क्या होता है। अगला सवाल बोलता है डी एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। डी एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, ई उसके आधे समय में कर सकता है। ई जो है उसके आधे समय मतलब 9 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में ले?
क्या पूछा क्या है, हम बोले टोटल काम 18, ये 1 ये 2 3 ना हुआ, हम बोले 3 से डिवाइड कर दीजिए 6 आंसर, यही तो इतना दिन से सिखा रहे हैं, समझ में आया। ये 18 दिन में कर सकता है, ये 9 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम ले लिए तो 18 आया, टोटल काम 18 देखे कि 18 से 18 एक काम, मतलब डेली एक काम करता है। आई देख रहे 9 है तो 18 को जब 9 से डिवाइड किए देखे 2, डेली 2 काम करता है, दोनों का अगर जोड़ दिए तो डेली दोनों मिलके 3 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, तो 18 काम करने में कितना समय लगेगा, हम लोग 6 दिन, आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, tan थीटा इक्वल टू 1/√5 तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको देखिए बिना मतलब कि जो बच्चा एकदम नहीं जानता है ट्रिग्नोमेट्री उसको भी समझा देंगे। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√5, ठीक है। आपसे पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कल बताए थे ना, क्या बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये चीज़ आपको याद होगा। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टैन, इसको बोलते हैं कॉसेक, इसको बोलते हैं सेक और इसको बोलते हैं कॉट, मतलब p/h साइन, ऐसे करके। हमको देख रहा है टैन दिया हुआ है, टैन हमको पता है p/b परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p/b हमको दिया हुआ है 1/√5, ठीक है। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे, h क्या होगा मेरा √6। अब बोले कैसे, बना के दिखा देते हैं। ये है p, ये है h, ये है p, ये मेरा दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ 1, ये दिया हुआ √5 बेस, और h निकालना है तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर मैंने 5, मतलब कि 6। आई है h स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो इधर अंडर लग जाएगा, तो हाइपोटेनस इक्वल टू √6, डायरेक्ट हम बना दिए हैं बस। अब कॉसेक देखिए, हम बोले कॉसेक होता है h/p, क्या होता है h/p, तो h/p तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू थीटा h/p। इस h/p के जगह हम वैल्यू रख देते हैं, h है √6, अब p है मेरा 1, तो 1 लिखने का भी जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं। तो मेरा स्क्वायर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर √6, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 6 आंसर, इससे ही कट गया 6। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछा है तो 6 और कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है तो √6, दोनों आंसर आपको बता दिए, जो पूछा होगा वो बताइएगा, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 24 के 3/5 का 40%, ये बनाना पड़ेगा। 24 का 3/5 का 40%, सारा का सारा इस CBT 2 का एग्जाम है ना, इसलिए हम बना रहे हैं, एकदम इजी पूछा है, बनाना तो पड़ेगा। हम लोग 2 बार में 5 बार में 2/5 है, कुछ नहीं हो रहा है। ले 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 हो रहा है, सॉरी 24 है ना, तो 3 दूना 6, 24 छक्के हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, 144, 144/25, यही ना आ रहा है। हम बोले इसको अगर करेंगे तो 25 पॉइंट, उधर हो गया मेरा 25 और 9 19 बचा, 19 मेरा कितना बार में 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, 5.76, एक ही ऑप्शन है, क्या आगे कर रहे हैं हम। 5 भी यहाँ निकाल लिए तो हमको ऑप्शन दिख गया, 5 से एक ही ऑप्शन में है, बस मारिए ना फटफट। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित। ओहो, हम गलत पढ़ लिए, सवाल गलत मत पढ़िए, पहला बात ये गलत पढ़ने से ही गलत हो जाएगा। बोला है वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, मतलब एगो स्क्वायर नंबर, वह छोटी से छोटी एगो स्क्वायर नंबर बताइए जो 4, 9, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब करेंगे क्या, 4, 9, 14 का एलसीएम निकालेंगे, उसको क्या करेंगे गुना करते करते देखेंगे स्क्वायर कब बन रहा है, कुछ नहीं, 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है, 1008, 1764, 252 और डी नंबर है 504, ये 4 गो ऑप्शन है। बोलिए क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, इसे ही मारेंगे, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये ना वर्ग है, तो देख के बताएंगे क्या करना है इसमें, ऑप्शन देख के बता देंगे। 42 का वर्ग है, देखिए 42 का स्क्वायर करिएगा ना तो आंसर आ जाएगा 1764। बात देखिए थोड़ी कोई है, 1032 होता है कम से कम, 1024, समझ में ऐसे होता है, बनाना पड़ेगा। यहाँ 256 रहता तो रुक जाता है, यहाँ मेरा 576 रहता तो रुक जाता है, लेकिन ये तो मेरा दिख रहा है। सवाल देखिए क्या कहता है, कार एक की निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करती है, ठीक है, कार एक, ठीक है,
मान लीजिए एगो निश्चित दूरी है, एगो निश्चित समय में कार एक जो है एगो निश्चित समय में एगो दूरी को तय करती है, मालूम नहीं है क्या। कार दो इसी दूरी की आधी दूरी को, मतलब इस दूरी का आधी दूरी को, मतलब ये वाला, मतलब ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। इसका आधा दूर को ही तय करने में दोगुना समय ले लेता है। अब एक बात बताइए, देखिए डायरेक्ट बनाएंगे, दूसरा का कार है, जो बोलेगा वही करेंगे, खाली जो बोलेगा वो करते जाएंगे। ये पूरा मान लेते हैं ना, 1 2 4 किलोमीटर है। बोले कैसे मान लिया, मतलब मान लीजिए ना 4 किलोमीटर है। तो गाड़ी एक नंबर जो है ना उसका स्पीड कितना हो कि एक घंटा में पहुंच जाए। हम बोले कि 4 किलोमीटर पर घंटा से चलेगा ना एक नंबर वाला, 4 किलोमीटर पर घंटा से, तो 1 घंटा में पहुंच जाएगा। उसका स्पीड पता चल गया। स्पीड हमको 1 घंटा में चाहिए, 1 घंटा में कौन कितना चलता है वही उसका स्पीड। तो हम मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर दूरी है, इसका स्पीड भी 4 किलोमीटर पर घंटा है, माने 1 घंटा में पास कर जाएगा। दूसरा का जो है ना, ये दूसरा वाला ई क्या करता है कि आधा दूरी को, मतलब कि 4 का आधा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को पार करने में, 2 किलोमीटर को पार करने में डबल समय लगाता है। इसको तो 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा, तो इसको 2 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो 2 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, तो 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटा। तो 1 घंटा में जितना चलते हैं वही ना अपना स्पीड, तो ये 1 घंटा, तो यही तो इसका स्पीड का रेशियो है। समझ 4:1, समझ में आया? नहीं समझे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। टाइम दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, एकदम नॉर्मल समझिए। अभी नहीं समझ में आया तो आप नॉर्मल समझिए। टाइम का रेशियो दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। देखिए क्या ये बोलता है, इसको जाने में एक समय लगता है, हम मान लिए कि 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। इसको आधा दूरी पार करने में डबल समय लगता है। आधा दूरी पार करने में अगर 2 घंटा लगता है तो ये भी पार करने में आधा 2 घंटा लगेगा, मतलब इसको 4 घंटा लगेगा, इसको 4 घंटा लगेगा। मतलब कि इसका टाइम 1 घंटा लगता है तो उसको 4 घंटा लगता है। तो टाइम का अपोजिट वाला ही तो आपका स्पीड का रेशियो होता है, 4:1। ये चीज़ तो पढ़े होंगे, समझ में आया? दोनों तरीका है, सब जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। जी और एच एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। जी और एच दोनों मिलके 30 दिन में कर सकता है। यदि एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है, एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो जी अकेला इसे कितना दिन में करेगा? जी अकेला कितना दिन में करेगा? वही दोनों का अगर एलसीएम ले ले तो टोटल काम निकलेगा। हम बोले 150, हम बोले ये 5 है, ये 3 है। अब देखिए एच जो है प्रतिदिन 3 काम करता है और जी प्लस एच प्रतिदिन 5 काम करता है। तो एच का तो इसमें 3 काम है, मतलब जो 2 काम इसमें से 3 काम तो एच का है, एच का, तो 2 काम जो एक्स्ट्रा है वही ना जी का है। तो जी का हमको तो वैल्यू पता चल गया कि 2 काम रोज करता है। टोटल काम अगर 150 है, 150 आई रोज 2 काम करता है, तो इसको करने में 75 दिन नहीं लगेगा? यही ना पूछा है, बस खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ले कुछ पूछा ही नहीं है। x 3/7 प्रोपोर्शन है 7/9 अब 5/9। x का मान पूछा है और क्या करेगा? तो चतुर्थ अनुपात, तीर्थ अनुपात सब तो कितना बार बताइए, 2 को गुना करते हैं, ये 2 को गुना करते हैं, मतलब a का रिलेशन d के साथ, b का रिलेशन c के साथ। तो इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग 3/7 और गुना 7/9, इन दोनों को गुना करेंगे हम बोले x गुना 5/9, ठीक है। ये 9 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, बस खत्म। 5 9 ऊपर अब 5 नीचे, यहाँ से ये हट गया। यही तो सॉल्व करना है खाली, और तो कुछ बोला नहीं था। हम लोग कुछ कट रहा है, हम लोग 7 से 7 कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, 3/5, x बराबर 3/5। समझ में आया? बस हमेशा ऐसे ही करिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 3 को नंबर दिया है, पहले लिख लेते हैं। 3√5, 2√8, 4√6, ये 3 को नंबर दिया हुआ है। एक बात पता है, जो बाहर निकलता है ना वो भीतर में, घर के भीतर फिर घुसा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। घर के भीतर अगर 2 है ना, इस रूट के अंदर जो चीज़ डबल रहता है वो 1 बाहर निकलता है। तो इसको वापस अगर अंदर भेजेंगे तो 2 अंदर जाएगा, तो 3 का 2 अंदर जाएगा, मतलब 9 अंदर जाएगा। 5 पहले से है तो हम लिख सकते हैं √45। इसको भी उसी तरीके से 4 अंदर जाएगा तो हम लिख सकते हैं 32। इसमें भी हम लोग 16 अंदर करेंगे तो 16 6 96 हम बोल सकते हैं। हाँ, कौन छोटा है कौन बड़ा है बता दीजिए ना, खत्म हो गया आंसर। हम बोले सबसे छोटा ही है, मतलब कि 2√8 सबसे छोटा है।
इससे बड़ा है ई 3√5, इससे बड़ा है 4√6। देखिए 6, सॉरी, देखिए यही ऑप्शन में होगा। हम लोग ऑप्शन में कहाँ है, हम लोग ऑप्शन नंबर डी में उल्टा दिया, ये पहले दिया है, ये उसके बाद, ये उसके बाद, अब बड़ा वाला साइन तो उसी के पास है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में तय करता है। दूरी हमको पता चल गया, कैसे? 60 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड है, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर। ये चीज़ तो दिया है, 60 किलोमीटर पर घंटा बोल के उसका मतलब क्या है कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, माने कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर। अब वो क्या किया है, 45 मिनट में पार कर गया है, तो 45 मिनट में वो अपने डिस्टेंस को कवर अप कर गया है, तो 45 मिनट में, देखिए ना, 60 मिनट में 60, 55 मिनट में 55, 45 मिनट में 45 किलोमीटर, मतलब उसका दूरी जो तय किया वो 45 किलोमीटर है। बस खत्म हो गया। ये जो 45 किलोमीटर है ना, 45 किलोमीटर, उसी के ऊपर आपको सवाल बनाना है। बोलता है यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाए, 5 मिनट पहले तय किया जाए तो इसका गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होनी चाहिए। ये जो 45 किलोमीटर है ना, इस दूरी को 5 मिनट पहले, माने कि 45 मिनट जो लगता था ना, हमको 40 मिनट में जाना है, 40 मिनट में जाना है, बस यही तो खत्म। किलोमीटर पर घंटा में स्पीड पूछा है ना, हम बोले हाँ, तो किलोमीटर पर घंटा में स्पीड मतलब कि 60 मिनट में कितना, तबे ना 1 घंटा में कितना स्पीड, वही तो किलोमीटर पर घंटा। तो 60 मिनट में कितना, इतना जाना है 40 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना, खत्म हो गया सवाल। ये देखिए ये 2, ये देखिए 3, 2 से किए 22.5, 22.5 से किए 67.5, समझ में आया? 67.5 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड होना चाहिए, समझ में आया? कुछ नहीं किए, 45 किलोमीटर हमको 40 मिनट में जाना है, ठीक है, 40 मिनट में जाना है, और स्पीड निकालना है तो 60 से ना गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट में जितना जाएगा वही उसका स्पीड, खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप के दर से 15 को लैपटॉप खरीदेंगे, ठीक है, और उन सभी को 2,97,000 रुपया में बेचेंगे, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। 15 को लैपटॉप खरीदे, एगो का दाम है 15,000 रुपया, हम बोले कि 15 का 15 स्क्वायर करेंगे 225 और 3 को 0, मैंने कि 2,25,000 रुपया का मेरा लैपटॉप था, अब बेचे हैं 2,97,000, 2.97 लाख, तो 2,97,000 इतना में बेचे हैं, और खरीदे थे 2,25,000 में। समझ रहे हैं बात? ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। खरीदे हैं 2,25,000 में, अब बेचे हैं 2,97,000 में। यहाँ से घटाएंगे, हम बोले कि यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बोले 7 बचेगा, 72,000 का फायदा होगा, 72,000 का फायदा होगा, प्रॉफिट होगा 72,000 का। कितना पॉकेट से लगाए थे, हम बोले 2,25,000। अब प्रतिशत निकालना है ना, लीजिए 72,000 कमाए हैं 2,25,000 पर, कितना परसेंट है, हम बोले कि 3 को 0 से 3 को 0 तो ऐसे ही कट गया। इसको भी काटिए ना, हम बोले कि 4 बार में 25 से काट रहे हैं, ये बोले कि 9 बार में, और 9 से 8 बार में 72, 8 चौके 32% फायदा किए हैं। इसीलिए कहते हैं धंधा करिए तो बड़ा करिए, लैपटॉप बेच के 32% प्रॉफिट कमा रहा है, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ तक खाली समझिए। एक निश्चित मूलधन है, एगो P है, एगो प्रिंसिपल है, मालूम नहीं है, एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से, R% मैंने नीचे 100, R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 हिस्सा है। एगो समय होगा, हम बोले कि n साल होगा, n साल होगा। वो क्या करता है, 9/16 हिस्सा है, P का 9/16, तो P गुना 9/16 तो 9P/16, इतना बराबर होना चाहिए। यदि R का मान वर्षों में, वर्ष वाला जो R हम लोग लिखे हैं, सॉरी यहाँ वर्षों में n की संख्या को बराबर है, ओहो, मतलब इसको भी n बना दो, इसको भी n बना दो, तो n का मान ज्ञात करिए। हम बोले n का मान कुछ नहीं ज्ञात करना है, P से P को काट देते हैं। हम बोले ऊपर हो गया n स्क्वायर और नीचे हो गया 100, अब बराबर हो गया 9/16, 100 का सब स्क्वायर दिखता है, 100 को उठा के उधर ले चलिए, ये n स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, इस 100 को इधर ले आइए। ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो देखिए 3 बाहर आएगा, गुना ये 10 बाहर आएगा, नीचे देखिए ये 4 बाहर आएगा, खत्म हो गया सवाल। हम बोले कि क्या होगा, ये 2/5
कट रहा है नहीं, हम बोले 15/2। अगर यो ऑप्शन में नहीं है तो होगा 7.5, यो ऑप्शन में नहीं होगा तो होगा 7, सही 1/2, कोनो ना कोनो एगो ऑप्शन में होगा ही। समझ में आया? क्या है? 7.5 है ये वाला। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 6,400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ले 6,400 रुपया, 6,400 रुपया है, रेट है 25%, साल है, टाइम है 3 साल। हो गया। अब बोला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, खाली ब्याज बताना है आपको, ब्याज, कुछ नहीं करना है। 3 गो साल है, मेरा ही तरीका बनाइएगा हमेशा, हम जैसे सिखाए हैं सिर्फ वैसे बनाइएगा, कुछ नया मत करिएगा, ठीक है। इसका 25% मैंने 1/4, तो 6400 रुपया का अगर 1/4 निकालेंगे, 25% मैंने 25/100, इसको काटिएगा तो 1/4 होगा, मतलब 1/4 25% मैंने, तो 4 से अगर काटे, एक बार में 24, 6 बार में 24 और 2 0, मतलब 1600 रुपया। 1600 मतलब कि 1600 रुपया तो हमको हर साल मिलेगा, फाइनल है, सिंपल इंटरेस्ट वाला 1600 रुपया तो हर साल मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, पहला साल का इंटरेस्ट दूसरा साल में मिलेगा, पहला और दूसरा साल का जितना इंटरेस्ट मिलेगा उस सब का इंटरेस्ट तीसरा साल में मिलेगा। इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको अगर देखिए 1600 का अगर 1/4 25%, 1/4 लीजिएगा तो 400 रुपया मिलेगा दूसरा साल में, खत्म। तीसरा साल में आ गया, तीसरा साल में अभी तीनों का मिलेगा, तो इसका 1/4 400, इसका 1/4 400, मतलब 800, इसका 1/4 लीजिएगा तो 100, खत्म हो गया सवाल। हम बोले 16 तिया 48 अब 12 51, 5100, 5200, 5200 हुआ। 16 तिया 48, ओ सॉरी गलत, 6000। समझ में आया? जोड़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। पी, क्यू और आर एक काम को अकेले 10, 15, 30 घंटे में कर सकते हैं। पी, क्यू, आर 10, 15, 30 घंटे में कर सकते हैं। पी प्रतिदिन काम करता है, काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? इतना सारा ये सब सवाल करवा दिए हैं। हम बोले एलसीएम 30, हम बोले 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में, मतलब पी रोज 3 गो काम करता है, क्यू रोज 2 गो काम करता है, आर रोज 1 गो काम करता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? पी रोज 3 गो काम करता है, क्यू रोज 2 गो काम करता है, आर रोज 1 ठो काम करता है। पी डेली काम करेगा, ये जो 3 है ना, ये डेली काम करेगा। एक दिन क्यू आएगा, एक दिन आर आएगा, एक दिन क्यू करेगा साथ में काम, एक दिन आर करेगा साथ में काम। तो एक दिन अगर क्यू साथ में काम करेगा तो 3 ही करेगा, 2 ही करेगा, मतलब कि 3 2 5। पहले का दिन कितना काम होगा? फर्स्ट डे, पहला दिन 5 गो काम होगा। अब दूसरा दिन देखिए, सेकंड डे क्या होगा? सेकंड डे ये तो 3 रहेगा ही, पी रहेगा ही, पी रहेगा ही, लेकिन उसके साथ क्यू आ जाए, आर आ जाएगा, क्यू नहीं आएगा, आर आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। हम बोले कि 4, माने कि 9 काम होगा अगर हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम? 9 काम। ये देखिए टोटल काम 30 है, तो हम बोले 9 को अगर 3 से गुना करें तो 27, मतलब कि अगर 27 काम हम कर दे तो 3 से गुना किया तो 3 दिन नहीं 6 दिन, क्योंकि 2 दिन में 9 काम, तो ये 3 से गुना किए हैं, लेकिन 6 दिन में 27 काम, तो 6 दिन में 27 काम हो गया, 6 डे, 6 दिन में 27 काम हो गया। अब बचा कितना है काम? हम बोले 3 बचा है, तो ये 3 जो बचा है अब किसका बारी है? हम बोले कि इन दोनों का बारी है, इन दोनों का बारी है, चालू होगा। हम बोले 5 से ही, 3 को 5 से करेगा तो कटेगा नहीं, तो हम बोले कि 6 दिन 3/5, 6 से ही 3/5 दिन लगेगा आंसर। ये तो कटेगा नहीं तो वही दिन रह जाएगा। समझ में? बस। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। 87 से 90, ये आपको एक चार्ट दिखेगा, निर्वाचन क्षेत्र का चार्ट दिया हुआ है, दल चार्ट हुआ है, 1 2 3 4 करके दल दिया हुआ है, आपका पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम आपको दिया हुआ है। इसमें क्या करना है? देखिए पहला क्वेश्चन, किस दल को पूरे जिले में कुल मिलाकर सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं? तो सबसे अधिक मत किसको प्राप्त हुआ है? आप देखिए दल 1 में है 180, 8, 72, 19, दल 2 में है 74, 70, 275, 23, ऐसे करके अगर देखिएगा ना तो हमको देखता है दल 4 में जो है, हमको यही दिख रहा है, दल 4 में जो है ना सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वोटर्स है। देखिए 210, 225, 191, मतलब सबसे ज़्यादा दल 4 में है। तो डायरेक्ट बोलिएगा दल 4, दल 4 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दल की तुलना में दल 4 ने दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र को कितने अधिक मतों से जीता है?
ये देखिए दल 4 का पहले बात किया जा रहा है, अब दक्षिण का बात किया जा रहा है। तो दक्षिण में दल 4 का देखिए 210 है। अब बोलता है अपने प्रतिद्वंदी से, मतलब कि उसके बगल वाले से 1,08,000 वाले से, इससे कितना ज़्यादा लाया है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, घटाएंगे। हम बोलेंगे 210, मतलब कि 1,02,000, मतलब कि 1.02 लाख। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 नंबर आंसर खत्म। 89 नंबर, किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुए हैं? सबसे ज़्यादा मतदान किस निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है? तो पूर्व से लेकर दक्षिण ये सब जोड़िए। अगर जोड़ेंगे तो हमको दिखता है कि उत्तर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नंबर्स देखिए उत्तर में 72, 275, 44, 225 सबसे ज़्यादा उत्तर में है। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि उत्तर आंसर, डायरेक्ट उत्तर आंसर, उत्तर इसका उत्तर ही है। समझ में आया। किस दल ने, 90 नंबर पढ़ रहा हूँ, किस दल ने जिले में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है? एक से अधिक में जीत हासिल की है। अब देखिए पूर्व में दल जो है, दल 1 का बात करेंगे, 180 लाया है, 180, बाद बाकी सब 74, 56, 34। दक्षिण में पहला ही वाला 8 लाया है, बाद बाकी 70, 108 और 210 लाया है। अगर इस हिसाब से देखिएगा ना कि एक से ज़्यादा में जीत किसका हुआ है, तो आप दल 4 को ही देख पाएंगे, क्योंकि 210 देखिए किसी का नहीं है, 225 देखिए किसी का नहीं है, एक का है खाली, लेकिन 2 जन से जीता हुआ है। 191 देखिए तीनों में जीत गया, मतलब एक से अधिक किसका हुआ, दल 4 का हुआ। देखिए दक्षिण में और पश्चिम में ये दोनों जगह में वो जीता है, तीनों का तीनों उसके पीछे हैं, मतलब कि इसका भी आंसर दल 4। समझ में आया। ये एकदम ईजी था, इसमें कुछ नहीं था। अगला सवाल देखिए, यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परीक्षा के में 75 अंक प्राप्त होते हैं। 75 अंक प्राप्त हुआ कब? जब इसको 25 से बढ़ा दिया गया, मतलब 125 कर दिया गया। वास्तव में उसके कितने अंक प्राप्त हुए, मतलब कि 100 नंबर पूछा है, कोई भी चीज़ 100% मान के चलते हैं। ये 75 नंबर जो है ना, वो 25% बढ़ाने के बाद आया, मतलब कि 125 के बराबर हो गया। हमको 100 के बराबर चाहिए, यही तो पूछा। हम बोले कि 4 है, 5 है, 5 है, 15 है, 15 चौके 60, 15 चौके 60। पहले उसका 60 नंबर था, इसमें 25% बढ़ा दिया गया तो 75 हो गया। समझ में आया, बस यही तो पूछा था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में। 600 मीटर, ये मीटर है ना, तो अपने को जो नीचे टाइम चाहिए ना, उस सेकंड में चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा में ही हमारा आंसर होगा। तो मीटर में तो हम नीचे सेकंड में लिखेंगे, तो बोला है 5 मिनट, तो 5 मिनट मैंने क्या 60 से गुना कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हम बोले 300 सेकंड, मैंने 300 सेकंड में 600 मीटर जाता है। ठीक है, इसको अगर काट देंगे ना तो 2 आंसर आएगा, मतलब कि आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 मीटर। हमको बताना है किलोमीटर पर घंटा में, मतलब कि 18/5 से गुना कर देना है, बस हो गया। 36/5 मतलब 7.2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, 7.2 किलोमीटर पर आवर। 18 दूना 36/5। समझ में आया। जब भी मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर 18/5। अब इधर किलोमीटर रहेगा, अगर जैसे ही मान लीजिए 7.2 किलोमीटर है, अगर इसको हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, मतलब छोटा ऊपर। बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक आदमी 22,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। खरीदा कितना में, कॉस्ट प्राइस 22,000 रुपया। ठीक है, परिवहन के लिए 1,000 रुपया, उसको दुकान से उठा के घर ले गया तो 1,000 रुपया खर्चा पड़ा, मतलब एक्सपेंस बोल सकते हैं या ट्रैवलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन में 2,000 रुपया, फिर एगो खर्चा किया, इंस्टॉलेशन किया उसका तो 2,000 रुपया लगा। ठीक है, अतिरिक्त भुगतान करता है। पूरे लेन देन में 15%। अब इतना छोड़ दिए, पहले मेरा ये रेफ्रिजरेटर कितना का पड़ा ही देखिए ना। हम बोले 22 1 23 2 25,000। 25,000 रुपया मेरा टोटल पॉकेट से लग गया है, मतलब कि मेरा कॉस्ट प्राइस ई नहीं है, ई है, यही ना है। ई का पॉकेट से नहीं लगा है, इतना में खरीदे हैं तो ये पॉकेट से नहीं लगा है। कोई भी पूछेगा फ्रिज कितना का लिए तो हम बोलेंगे 22,000 रुपया, माता खराब है, ये 3,000 रुपये का फ्री क्या आता है। तो टोटल मेरा 25,000 रुपया लगा ना, तो मेरा उसका कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपया है। तो 25,000 रुपया ही मेरा कॉस्ट प्राइस है, जो कि मेरा 100% के बराबर है। 25,000 मेरा 100% के बराबर, कोई भी चीज़ 100% होता है, ये मेरा 100% के बराबर है। पूछा क्या है, 15% लाभ पाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए। अब 115 से गुना करना पड़ेगा, इतना मत करिए, एकदम ईजी बता देते हैं इसको, एकदम ईजी तरीका से। 25,000 रुपया का 15% प्रॉफिट चाहिए। हम बोले कि एक अंक घसकेंगे तो 10%, मतलब 2,500 रुपया। ये देखिए 10% तो 2,500 रुपया, अगर 2,500 रुपया जोड़ देंगे तो 10% होगा, लेकिन हमको 10% नहीं,
15% चाहिए, तो ये 10% है, तो इसका आधा मतलब 1250 रुपया मेरा 5% है। ये देखिए ये 10% है, आई 5% है, मतलब मेरे पर 15% कितना हुआ, मतलब 50, 7, 3, 3750 रुपये का फ़ायदा चाहिए, बस इसमें जोड़ दीजिए 3750, हम बोले कि 28750। अगर इतना में बेचेंगे तो 15% प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में, यही आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक धनराशि को 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है, मतलब कि 8% हर साल मिलेगा, 8 साल तक मिलेगा, 8 साल तक मिलेगा, तो मेरा 64% हो गया, टोटल 64% मिलेगा। तो ये बोलता है 16,000 रुपया मिल रहा है, अरे तो 16,000 जो मिल रहा है मेरा 64% के बराबर है, यही बोल रहा है सवाल। इसी धनराशि पर ब्याज की उपरोक्त दर की 1/4 से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इतना आगे मत बढ़िए, बोल रहा है इसी धनराशि पे ना, तो पहले धनराशि तो हमको पता चले, कोई भी चीज़ मेरा 100% होता है, बार बार ये बात बोल रहे हैं हम, कोई भी चीज़ मेरे पास जो है वो 100% है मेरा, समझ में। तो ये जो अमाउंट दिया है 64% के बराबर दिया है, अगर 100% के बराबर निकाल लेंगे तो धनराशि पता चल जाएगा, बस खत्म। ये देखिए 1, 4, ये 4 से किए 25, 25 को अगर 1000 से गुना किए तो 25,000 रुपया, मतलब मेरा धनराशि कितना है मेरे पास, 25,000 रुपया। कितना है, 25,000 रुपया मेरे पास धनराशि है, तो हमको प्रिंसिपल पता है कि 25,000 रुपया है। आप ध्यान दीजिएगा, सवाल में आप ध्यान देने वाला बात है, ठीक, 25,000 रुपया। इसी धनराशि पर ब्याज की उपरोक्त दर जो 8% दिया हुआ है, पहले 8%, उपरोक्त दर का 1/4 दर से, मतलब कि इसका 1/4 माने कि 2% के रेट से, रेट हमको क्या दिया हुआ है 2%, 1/4 की दर से 2 साल का टाइम दिया हुआ है, देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दिया, खत्म हो गया सवाल। अभी तक सिर्फ सवाल था, सवाल में जो दिया है वो चीज़ बना है, अब बनाएंगे सॉल्यूशन। देखिए 2 साल, बार बार बोलते हैं हमारा वाला तरीका अपनाइए, ग्राफ से बनाइए, पहला साल दूसरा साल, ठीक है 2 साल, 2% इसका लेना है, हम बोले 10% है 1%, 1% है 250 रुपया, 2% 500 रुपया, 500 अगर यहाँ मिला तो 500 यहाँ भी मिला, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 1000 रुपया मिलता, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरा साल में भी तो इसका 2% मिलेगा। हम बोले 2% का मिलेगा, हम बोले 10%, 1% मतलब 10 रुपया मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 1010, पूछा क्या है ब्याज कितना होगा, तो 1010, ये तीनों जोड़ दीजिए 1010, आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, पूरा पूछता टोटल कितना, तो 25,000 प्लस 1010, 26,010। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बहुलक, इसमें क्या करना है, देखिए 70, 80, 65, 90, 70, 90, 80, 70, 65, 75, 65, ये नंबर आपको दिख रहा है, दिया हुआ है, उसमें बहुलक पूछा है, मोड पूछा है। बहुलक का मतलब जो बहुत ज़्यादा है, बार बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 80 2 बार, 90 2 बार, 70 3 बार, 65 2 बार, 70 3 बार हमको दिखा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, नंबर है 70 है, मतलब 70, आंसर खत्म, छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए लॉसा पूछा है 24, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, 24, 96 और 36 का लॉसा पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन भी देखिए, बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, आराम से समझिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो फिर एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगा। 216, सी 576 और डी नंबर है 144, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मतलब छोटा वाला, जब भी एलसीएम पूछे एकदम छोटा वाला पकड़िएगा, हम बोलेंगे इसको पकड़ लिए एकदम छोटा वाला, ये जो छोटा वाला नंबर आया ना उसको तीनों ऑप्शन से काटिए, कट गया तो आंसर। अब 144 है, इसको मत देखिए, हम देखें 96 है, 96 से कट नहीं रहा है, डबल करेंगे तो 180 के पार चला जाएगा, 190 के पार, मतलब कि ये नंबर कटेगा नहीं, हट गया। उससे छोटा देखिए 216, 216 दिख रहा है ना, बस 216 इससे काटे, हम बोले 2 बार में 18, 180, 192 या 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है। सबसे छोटा वाला ऑप्शन पकड़िए, उसको ऑप्शन से काटते चलिए, एकदम फटफट बनेगा। अभी 2 को बचा है, हम बोले 288, हम बोले इससे देखिए 3 बार में 27 से 18 कट रहा है, वेरी गुड। 36 से कट रहा है, हम बोले कि 308 बार में 8 थे 24, 48, वेरी गुड, इससे भी कट रहा है। और 24, 1, 2, 12 बार में कट रहा है, यही मेरा आंसर हो गया। मतलब कि सबसे छोटा वाला अपने को पकड़ना है और तीनों ऑप्शन से काटना है, जो कट गया वो आंसर। यही अगर HCF पूछ देता ना, HCF तो ऑप्शन तो छोटा छोटा हो जाता, नंबर छोटा हो जाता। HCF पूछता है तो उसका नाम है हाईएस्ट, समझ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा वाला। तो उसमें क्या करते हैं, बड़ा वाला ऑप्शन पकड़ते हैं, और इसमें ऑप्शन इसको काट रहा है ना, उसमें बड़ा वाला ऑप्शन पकड़ के सब तीनों चारों ऑप्शन को काटेंगे, अगर कट गया तो आंसर। HCF एलसीएम में बहुत बढ़िया से समझाए हैं, एक बार खाली क्लास देख लीजिए, समझ में आएगा।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर, देखिए ना 5 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, ऐसा कुछ बनाइए, 5 मीटर ही है, ये 2 मीटर है, के अंदर 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग, इसके अंदर में एक वर्ग है जिसका 2-2 मीटर है। अरे तो ऐसे मत करिए, ये 2 मीटर पूरा है ना, तो यहाँ से घेर दीजिए, ठीक है, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, समझ में। एक वर्ग की भुजा वाले एक वर्ग की आकृति छायांकित रूप से दर्शाई गई है, ठीक है, छायांकित रूप से दर्शाई गई है। तो आयत की इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, और अछायांकित मतलब इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। और टोटल मेरा है एरिया 10, टोटल एरिया कितना है 10 है ना, 10 है टोटल एरिया। अब पूछा है छायांकित, सबसे पहले पूछा है छायांकित, छायांकित, और दूसरा पूछा है अछायांकित, अछायांकित, ठीक है, इसका अनुपात पूछा है। तो टोटल तो मेरा 10 है, उसमें से छायांकित एरिया का एरिया कितना है, हम बोले 2 मीटर लंबा तो 2 मीटर चौड़ा, मैंने कि 2 दूना 4, 4 है, छायांकित कितना है 4 है, अछायांकित कितना है, टोटल 10 है, उसमें से 4 घटाएंगे तो अछायांकित 6 ना होगा, तो 6 ना होगा। इसको अगर देखेंगे रेशियो में तो 2:3 ना है, मारिए ना आंसर, समझ में आया, यही तो पूछा था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 2 समान त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः, समान त्रिभुज, ये वाला सवाल हमेशा हम करवाए हैं, ऐसे ऐसे दिया है, देखिए ऐसे ऐसे दिया है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया होगा 169 है, इसका भी एक स्क्वायर होगा 121, हमको मालूम है। तो यदि बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का, ये देखिए ये सबसे लंबा भुजा, इसका जो है हाइट दिया है 26, ठीक है 26, तो दूसरे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, दूसरा त्रिभुज की लंबी भुजा क्या होगा, मतलब इसका हाइट क्या होगा। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, इसका 2 चीज़ देता है कि समान त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल या समान त्रिभुज का पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप जिसको बोलते हैं। तो ये एरिया दिया है, एरिया देखिएगा हमेशा किसी भी चीज़ का एरिया जब भी बनाते हैं तो स्क्वायर में आंसर आता है ना, तो ये हमेशा स्क्वायर में दिया होगा, मतलब कि अगर स्क्वायर से हटाएंगे तो 13 होगा और इसको हटाएंगे तो 11 होगा बस। अब पेरीमीटर में जब भी देगा ना तो जोर रहता है, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है, वैसा सवाल आएगा वो भी बता देंगे। तो 13 के बराबर 26 दिया हुआ है, 11 के बराबर क्या, डायरेक्ट बनाइए, कोई थ्योरम नहीं लगाना है, कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। 13 के बराबर 26 है मतलब कि 2 गुना है, तो 11 का भी 2 गुना चुपचाप कर दीजिए, बोलिए 22, आंसर खत्म। समझ में, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हम दे सकते हैं क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल क्या, आज का आखिरी सवाल हो गया, n के पास k की अपेक्षा p रुपए अधिक है। देखिए n और k ये 2 दोस्त है, ठीक है। अब बोलता है ना n के पास k की अपेक्षा p रुपया ज़्यादा है, अगर k के पास x रुपया है तो इसके पास x प्लस p है, p रुपया ज़्यादा है, मतलब x तो इसका वाला पैसा तो है ही है, उससे p रुपया ज़्यादा है। n और k के पास कुल धनराशि q है, इन दोनों के पास कुल धनराशि q है, मतलब e वाला रुपया और e वाला रुपया जोड़ देंगे तो q होना चाहिए, तो x प्लस p, तो q रुपया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस p इज इक्वल टू q रुपया। तो बोला क्या है, k के पास कितना रुपया है, हम बोले x का वैल्यू निकालना है, k के पास कितना रुपया मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इधर से इसको हटाइए, इधर माइनस p लिखिए, आई 2 गुना में है तो इसको नीचे ले चलिए, देखिए ऑप्शन में मिला। समझ में, ये था एनटीपीसी का रियल क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का 17 जनवरी 2017 का सेकंड शिफ्ट का रियल क्वेश्चन, सारा का सारा मैथ का क्वेश्चन हम करवा दिए, ठीक है। इसी तरीके से कल मिलते हैं तीसरे सेट के साथ, और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।